हिंदीपीडिया के सभी शिक्षार्थियों को एक बार फिर से नमन, अभिनंदन एवं साभार। दोस्तों, आज हम सभी इस चैनल के माध्यम से एक शिक्षा की जो गंगा बहा रहे हैं, शायद वह बहुत ही लाभार्थियों को लाभ पहुंचा सके। इसी धारा में आज एक नए विषय के साथ हम उपस्थित हुए हैं, जो विषय है विराम चिन्ह। दोस्तों, आपको पता होगा, जब हम लिखित परीक्षा देने के लिए जाते हैं, जिसमें निबंध पत्र आदि, अनुच्छेद आदि पूछे जाते हैं, जहां हमें लिखने के लिए लेख दिया जाता है और हम वहां विराम चिन्हों की गलती करते हैं। इन गलतियों से जो परेशानियां होती हैं, अंक कम मिलते हैं, हमें पछताना पड़ता है। तो शायद आज इस वीडियो के माध्यम से यह दिक्कत दूर होगी, यह समस्या समाप्त होगी, हमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो आइए आज हम विराम चिन्ह के माध्यम से रट कर नहीं, समझकर उन तमाम समस्याओं का समापन कर देंगे, अंत कर देंगे, जिनसे हमारे अंक काटे जाते हैं और हम सदा ही सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, चिन्ह संकेत। विराम ठहराव, रुकना। विराम कहते हैं ठहराव या रुकने को, तो चिन्ह होता है संकेत। तो रुकने के संकेत जो बनाए गए हैं हिंदी भाषा में, रुकने के लिए जो छोटे छोटे संकेत बनाए गए हैं हिंदी भाषा में, भाषा लेखन में, वह चिन्ह कौन कौन से हैं, उन चिन्हों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वह कौन कौन से चिन्ह हैं। तो विराम को हम विराम भी कहते हैं, ठहराव भी कहते हैं, रुकना भी कहते हैं, विश्राम भी कहते हैं। जैसे सामान्य जीवन में हम कार्य करते हुए ठहराव चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, उसी तरह से भाषा लेखन में भी रुकना पड़ता है, ताकि शब्द का अर्थ, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो सके, भावगर्भित हो सके, ताकि हम कभी उस अर्थ को व्यक्त ना कर सकें जो अर्थ उस वाक्य का नहीं होना चाहिए, हम उस अर्थ को व्यक्त कर सकें जो उस वाक्य का होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के साथ यहाँ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक उदाहरण है बैठो मत जाओ। बैठो मत जाओ, यह उदाहरण है बैठो मत जाओ। तो बैठो मत जाओ क्यों कहा गया है, फिर लिखा गया है बैठो मत जाओ, 2 बार लिखा गया है बैठो मत जाओ। लेकिन दोस्तों, एक विराम चिन्ह लगाने मात्र से इसके अर्थ बदल जाएंगे। जो अर्थ होना चाहिए वह अर्थ नहीं रह जाएगा, कुछ और अर्थ हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम विराम चिन्ह लगाएं तो हमें यह पता होना चाहिए हम कहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग करें और किस विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं, बैठो मत जाओ, तो तुरंत यहाँ हमें अल्प विराम लगा देना है। बैठो मत जाओ, यहाँ पे अल्प विराम लगा दिया गया। अब यह अल्प विराम यहां लग जाने से इस पूरे वाक्य का अर्थ हो जाता है बैठो मत जाओ, अर्थात यहीं पर रहो, रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इसी विराम चिन्ह को हम अगर एक शब्द के आगे लगा दें और एक शब्द आगे लगा दें, तो देखिए क्या अर्थ होता है, बैठो मत जाओ। बैठो मत जाओ अर्थात अब यहां रुकने की जरूरत नहीं है, तुम यहां से जाओ। तो इस तरह से देखिए, एक ही समान शब्द है, एक ही समान वाक्य है, लेकिन विराम चिन्ह के स्थान परिवर्तन मात्र से ही अर्थ कितना बदल जाता है। ऐसे ही दोस्तों, लिखित परीक्षा में जब हम पेपर लिखते हैं, भाषा के प्रश्न को उत्तर के रूप में लिखते हैं, तो वहां पर विराम चिन्हों की गलतियां जो हमसे होती हैं उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो सदा ही इन्हें ध्यान रखना है, समझ कर रखना है, ताकि इनसे कोई गलतियां हमारी न हो। आइए एक एक विराम चिन्ह को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझें। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझ के आगे सब कुछ अच्छा होता है। समझ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होता है। आइए आज पढ़ते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? जैसे शब्द का अर्थ ही है पूर्ण रूप से विराम, अर्थात जब किसी कार्य की पूर्ण समाप्ति हम कर लें, किसी वाक्य की पूर्ण समाप्ति हो जाए, ऐसी जगह पूर्ण विराम होता है। दोस्तों, यह पूर्ण विराम, एक वाक्य भी लिखा है मैंने, अविनाश मन लगाकर पढ़ता है।
अविनाश मन लगाकर पढ़ता है तो उसका जो अर्थ था पूरा अर्थ हमें प्राप्त हो गया कि अविनाश क्या है। अविनाश एक लड़का है जो मन लगाकर पढ़ता है। जब पूरा अर्थ मिल गया, पूरे वाक्य की समाप्ति हो गई, तो वहां पर हम लगा देते हैं पूर्ण विराम, जैसे यहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर जब ये पूर्ण विराम लगा हुआ, एक सीधी रेखा लगी हुई है, इसे ही पूर्ण विराम कहते हैं। यहां पर ये आप देख सकते हैं पूर्ण विराम इस तरह से होता है। इस तरह से दूसरा प्रश्न चिन्ह हमारे पास आता है, विराम चिन्ह जो है प्रश्नवाचक के रूप में। दूसरा विराम चिन्ह है जो प्रश्नवाचक के रूप में है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। दूसरा विराम चिन्ह प्रश्नवाचक के रूप में उपस्थित हुआ है। तो यह चिन्ह कहता है आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ क्या शब्द जो है, किसी शब्द से प्रश्न के अर्थ प्रकट होते हैं। किसी शब्द मात्र से प्रश्न के अर्थ जब वाक्य में प्रकट होते हैं, ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक कहते हैं और उनके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से लगता है जो यहाँ हमने लिख रखा है और यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी तरह से अगला चिन्ह जो हमारे सामने है उसका नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह है, अगला नाम है विस्मय बोधक चिन्ह जो आगे लगा हुआ है। इसको कैसे लिखते हैं, जब किसी वाक्य में हर्ष, उल्लास, विषाद आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, ऐसे शब्दों के साथ विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। तो दोस्तों यह चिन्ह दो जगहों पर लगता है, कभी कभी वाक्य के अंत में लगता है, कभी कभी वाक्य के बीच में लगता है। तो इसका ध्यान रखना होगा। अरे यह क्या हो गया, यहाँ पर देखिए वाक्य के बीच में लगा है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होंगे जहाँ पर अंत में भी लगता है, जहाँ पर प्रश्नवाचक और नकारात्मक नहीं होंगे वहाँ अंत पर लगता है, अंत में लगता है। इसलिए इसका ध्यान जरूरी है रखना। विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह ऐसे लगाना है, एक सीधी रेखा उसके नीचे डॉट, एक सीधी रेखा उसके नीचे अनुस्वार का चिन्ह, अनुस्वार का चिन्ह लगा देना है। तो यह विस्मय बोधक हो जाता है। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है और अंत में यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होने के कारण इसे हम प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ लिखेंगे। अंत में प्रश्न सूचक होगा और बीच में हमारा विस्मय बोधक होगा। इस तरह से आगे आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह हमारा वह चिन्ह होता है जो किसी कार्य को पूर्ण करने की सूचना देता है, अर्थात कि कोई कार्य कहा गया वो पूर्ण नहीं है, उसका विवरण बाकी है, तो उसका विवरण और लिखना है, इसलिए विवरण चिन्ह लगाया जाता है। इस तरह से विसर्ग की तरह दो बिंदु होते हैं और सामने एक निर्देशक चिन्ह जैसा सीधी रेखा होती है, यह विवरण चिन्ह बन जाता है। इस विवरण चिन्ह का प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जैसे कुछ वाक्य बोले जाते हैं लेकिन वह अपने पूरे अर्थ नहीं दे रहे हैं, कुछ अर्थ बाकी रह जा रहा है, पूरे अर्थ पाने के लिए ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, तो सीधे मन में आया वह कौन कौन से तत्व होंगे जो हमारे शरीर को बनाने में लगे होंगे। तो वह कौन कौन से तत्व होंगे इसको जानने के लिए आगे विवरण चिन्ह लगाया जाता है, फिर उसका विवरण लिखा जाता है कि यह 5 तत्व इस तरह से हैं। कौन कौन से तत्व हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बने शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीर हवा, अब 5 तत्व से बने शरीरा। यह 5 तत्व मिलकर इस पार्थिव शरीर को बनाते हैं। इस पार्थिव शरीर को 5 तत्व मिलकर बनाते हैं। जो जिंदा रहता है तो शरीर है, और जब इसमें जान नहीं रहती है तो पार्थिव हो जाता है, अर्थात पृथ्वी से संबंधित हो जाता है। सब जगह यह 5 तत्व में विलीन हो जाता है। तो एक बार फिर से सुन ले, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। यहाँ यही लिखना होगा 5 तत्व, तब यह विवरण चिन्ह लगाया जाएगा। ये विवरण चिन्ह इस तरह से लगाया गया है। अब आगे देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहिए या अवतरण चिन्ह कहिए, दोस्तों दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं। कभी यह उद्धरण चिन्ह के रूप में आते हैं, कभी
अवतरण चिन्ह के रूप में आते हैं। परीक्षाओं में यदि पूछा जाए अवतरण चिन्ह तो भी भ्रमित नहीं होना है, उद्धरण चिन्ह पूछा जाए तब भी नहीं भ्रमित होना है। दोस्तों याद रखिए, कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जहां उद्धरण चिन्ह अवतरण चिन्ह अलग अलग बताए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप उनको ध्यान दीजिएगा कि वो गलत बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ आपको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो ज्ञान दिया जाएगा शुद्ध रूप से दिया जाएगा, परिमार्जित ज्ञान दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, यहाँ पढ़ते हुए आपको किसी भी बात की चिंता नहीं है। जो भी विषय में बताया जाएगा वह पूर्ण रूप से सत्य होगा। तो ऐसे वीडियो से बचें जहाँ पर अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह अलग अलग बताए जा रहे हैं। इनका ध्यान रखें, उद्धरण चिन्ह अवतरण चिन्ह ऐसे होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं, कभी डबल इन्वर्टेड कामा कभी सिंगल इन्वर्टेड कामा। इन्हें लिख लीजिए, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इन बातों को हम इसलिए बता रहे हैं, अक्सर वीडियो में गलत दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, समझना है कि कहाँ पर हमें सच्चा ज्ञान दिया जा रहा है, कहाँ पर सही ज्ञान दिया जा रहा है। तो दोस्तों आगे अपना चिन्ह आता है, जैसे यहाँ उद्धरण चिन्ह में वाक्य है, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। अब उनकी बात जो मुख्य बात है वो सामने है, तो डबल इन्वर्टेड कामा में उसको रखनी होगी, क्योंकि किसी भी प्रसिद्ध कथन को उसी के शब्दों में रखने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अवतरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो उनका मुख्य उद्देश्य था कहना, तो इस मुख्य बात को उनके उद्धरण चिन्ह में रख दिया गया, जैसे उनका अर्थ वैसे ही बना रहे, उसका अर्थ उस वाक्य का अर्थ वैसे ही बना रहे, इसलिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। जैसे दूसरा कथन ले लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा, क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, अल्प विराम लगाएंगे और उद्धरण चिन्ह में लगाएंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह के किसी के भी कथन जब लिखने होते हैं इन्हीं चिन्हों में लिखने होते हैं। इतना याद रखना है, इतना समझना है। इसके बाद आता है अल्प विराम। दोस्तों अल्प विराम ऐसा चिन्ह है जो छोटे छोटे पदों को अलग करने के लिए लगाया जाता है। जहां छोटे छोटे पद लगते हैं वहां पर अल्प विराम के साथ उन्हें अलग किया जाता है, अर्थात थोड़ा ठहराव। तो थोड़ा ठहराव कैसे लेंगे, थोड़ा ठहराव हम इस तरह से लेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए, मदन मोहन श्याम और हरि ने मिठाई खाई। भैया हमने मिठाई नहीं खाई, किसने खाई, मदन ने खाई, मोहन ने खाई, श्याम ने खाई, हरि ने खाई। तो सब पे अल्प विराम लगाते जाएंगे, मदन मोहन श्याम और हरि। अंत में इसलिए और को लगाते हैं, अंत में इसलिए और लगाते हैं क्योंकि अल्प विराम लगाकर वाक्य का अंत नहीं किया जाना चाहिए। तो अंत में और लगाते हैं अथवा तथा लगाते हैं, ऐसे ही समुच्चय बोधक चिन्ह लगाकर ही अंत करते हैं। तो मदन मोहन श्याम और मिठाई खाई, अल्प विराम इस तरह से लगता है, छोटा सा चिन्ह होता है जो वाक्य के शब्द के नीचे की तरफ लगता है, शब्द के नीचे की तरफ लगता है। इसी तरह निर्देशक चिन्ह है, अर्धविराम भी है। अर्धविराम क्या होता है, अर्धविराम अल्प विराम से अधिक समय लेने वाला, अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लेने वाला और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय लेने वाला, यह चिन्ह अर्धविराम कहलाता है। अर्धविराम ऐसा विराम होता है जो वाक्य को आधे पर विभाजित करता हुआ नजर आता है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य है अर्धविराम का, गति ही जीवन है जड़ता मृत्यु। गति ही जीवन है जैसे बताया गया, ऐसे लग रहा है कि जड़, उसके आगे कुछ वाक्य है, तो क्या वाक्य है, जड़ता ही मृत्यु। अर्थात जहां पर मिश्र वाक्य जैसे वाक्य आते हैं वहां पर यह अर्धविराम लगता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह वह चिन्ह होते हैं जो किसी बात को निर्देशित करते हैं, कहते हैं, आदेश देते हैं। जैसे यहाँ पर है, प्रिंस ने कहा मैं आज कुछ उदास हूं। प्रिंस ने कहा कि मैं आज कुछ उदास हूं। भैया क्यों उदास हो प्रिंस, आपको क्या दिक्कत है। तो प्रिंस ने कहा कि सर जी
आपने आज वीडियो अपलोड नहीं किया इसलिए उदास हूँ, आज पढ़ाई नहीं हुई इसलिए उदास हूँ। आप जब पढ़ाते हैं, कोई विषय देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और सरल शब्दों में याद भी हो जाता है। तो आज भी आप एक वीडियो दीजिए। तो प्रिंस जी, मेरी तरफ से आपको ये संदेश है कि आप उदास न हो। आज भी आपको एक वीडियो दिया जाएगा जो विराम चिन्ह का है, अब इसे पढ़िएगा और हमें बताइएगा कि इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं और दिखा क्या। तो कोई बात नहीं प्रिंस जी, निर्देशक चिन्ह पढ़िए। यह चिन्ह है, प्रिंस ने कहा मैं आज कुछ उदास हूँ। तो कुछ उदास हूँ भैया, तो उदासी आपकी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अब मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, आपको वीडियो देने के लिए बना रहा हूँ, आपकी उदासी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह क्या होता है कि योजक चिन्ह छोटे छोटे पदों को जोड़ता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, स्कूल, घर, आकाश पाताल, अर्थात विपरीत अर्थ देने वाले पदों को जोड़ता है। समान अर्थ, एक आर्थी जैसे दिखने वाले, धीरे धीरे, हौले हौले, दौड़े दौड़े, थोड़ा थोड़ा, ऐसे भी शब्दों के साथ योजक चिन्ह लगता है। तो योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। तो जहां पर इस तरह के शब्द प्रयोग हो वाक्य में, वहां पर आप इन चिन्हों का प्रयोग जरूर करें ताकि आपका वाक्य गलत न माना जाए। इसी तरह से आता है हंस पद। हंस पद वह पद होता है जो कभी किसी वाक्य में त्रुटि होने पर ही लगाया जाता है। त्रुटि हो जाती, गलती हो जाती है तो वहां पर यह लगाया जाता है, क्योंकि उस वाक्य में बीच में कोई शब्द नहीं लिखा जा सकता, इसलिए वहां हंस पद छोटा सा निशान लगाया जाता है। इस तरह से हंस पद लगाया जाता है। इस तरह से है हंस पद लगाया जाता है। और ये लगाया गया हंस पद है कि यहाँ पर वाक्य छूट गया था, इसलिए हंस पद लगा करके ऊपर लिखा जा सकता है, पंक्ति से ऊपर लिखा जा सकता है। इसी तरह से अगला आज का विराम चिन्ह जो है पाद चिन्ह है, जो आज के युग में आधुनिक भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप कोई मेल आईडी बनाते हैं, जब कोई आप ऐसा वाक्य लिखते हैं जहाँ पे हमें स्पेस नहीं देना है, वाक्य एक साथ रहे, हैशटैग लगाना है, ऐसी नवीन जगहों पर आप पाद चिन्हों को ही लगाते हैं, जो निर्देशक चिन्ह की तरह होते हैं, लेकिन ये पंक्ति के बीच में न लग करके अक्षर के नीचे की तरफ लगते हैं, जिससे अक्षर दूसरे अक्षर जुड़ जाते हैं, एक शब्द दूसरे शब्द से जुड़ जाता है। इसका आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए पाद चिन्ह का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। पाद चिन्ह भी आपको पढ़ना चाहिए। तो पाद चिन्ह किस तरह से लगता है, ऐसे ही वाक्य के नीचे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है कि नीचे की तरफ लगाया गया है, इस तरह से पाद चिन्ह होते हैं। दोस्तों, एक मुख्य बात और रह गई है जो आप जान लें कि यहाँ पे तीन विराम चिन्ह हमने बताए थे वाक्य के अंत में लगते हैं, लेकिन अब तीन के अतिरिक्त ये जो 8 बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों चिन्ह कहाँ पे लगते हैं, वाक्य के बीच में लगते हैं। ये आठों वाक्य के बीच में लगते हैं, इतना याद रखिएगा। इनका कहीं अंत में प्रयोग नहीं करिएगा, नहीं तो वाक्य त्रुटिबोध हो जाएगा, त्रुटिबोधक हो जाएगा, अर्थात त्रुटि हो युक्त हो जाएगा। कभी भी आप इसका प्रयोग इस तरह से नहीं करते हैं। सस्नेह एक बार आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखे हों, आपको समझ में आया है तो आप मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों को आमंत्रित करिए, उन्हें यह शेयर भी करिए। जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे, आपको खुशी मिलती रहे, हमें भी प्रसन्नता मिलती रहे। धन्यवाद।